क्या आपको मालूम है कि हमारे शरीर में एक ऐसा भी कैंसर है जिसके लिए कोई एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन या सर्वेलेंस से भी मैनेज करते हैं। इंडिया में 1990 में 11th मोस्ट कॉमन कैंसर था, वो आज के टाइम पे 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर में पहुंच चुका है। वो इतना धीरे ग्रो करता है, मे भी आप कैंसर के साथ ही पूरी लाइफ बिता सकते हो। हर 4 में से सिर्फ एक बंदा ऐसा होगा जिसकी बीमारी आगे बढ़ेगी। हाय, आई एम डॉक्टर विकास नायक। आई एम ए प्रैक्टिसिंग सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और आज हम डिस्कस करेंगे कार्सिनोमा प्रोस्टेट के बारे में। क्या आपको मालूम है कि हमारे शरीर में एक ऐसा भी कैंसर है जिसके लिए कोई एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन या सर्वेलेंस से भी मैनेज करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है, कुछ चीज़ें क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हमें जानना है, और वो किस सिचुएशन में हमें करना है उसकी पूरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट एक जो कि एक ऑर्गन है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेल्स में पाया जाता है, और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो कि पेशाब की थैली के नीचे एक ग्रंथि होती है, जिसका मेन फंक्शन अगर बोला जाए तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में उसका काम होता है। तो दुनिया में प्रोस्टेट कैंसर जो है 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर के आकार में पाया जाता है, लेकिन इंडिया में जो कि 1990 में 11th मोस्ट कॉमन कैंसर था, वो आज के टाइम पे 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर में पहुंच चुका है। और ये जो ट्रेंड है जो प्रोस्टेट कैंसर का हमारे इंडिया में देख रहे हैं, रैपिडली बढ़ रहा है। और जो और थोड़ी सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि यंगर एज ग्रुप में, जो कि पहले होता था कि प्रोस्टेट को ओल्डर एज ग्रुप कैंसर माना जाता था, आजकल हम उसको 40s या 50s के नीचे में भी पाया जाता है। तो ये चेंजेस का क्या कारण है? कुछ जो रिस्क फैक्टर होते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल एंड डाइट का कुछ फैक्टर है, माना जाता है। कुछ फैमिलियल हिस्ट्री होती है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिस्क है कम उम्र में देखे जा रहे हैं आज। तो जैसे मैंने बताया, रिस्क फैक्टर में सबसे मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है इस कैंसर के लिए होता है एज है। जैसे ही एज बढ़ता जाता है, इसके रिस्क बढ़ते जाते हैं। फैमिली में किसी को अगर प्रोस्टेट कैंसर है, या किसी परिवार में दूसरे, अगर जैसे मदर साइड हुआ कि अगर इवन ब्रेस्ट कैंसर हो या ओवरियन कैंसर हो, उन पेशेंट्स में भी ये प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम देखे जाते हैं, जिसको ब्राका सिम्टम के ग्रुप में माना जाता है, उसमें भी ये देखे जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हो गया, फैमिलियल हो गया, डाइटरी एंड लाइफस्टाइल जो प्रॉपर्ली स्टडीड नहीं है, बट माना जा रहा है शायद ये भी कुछ रोल प्ले करते होंगे। ये तो रिस्क फैक्टर हो गया। अगर हम जानेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर से क्या तकलीफ होती है, ये जान के आपको लगेगा कि ताज्जुब होगा कि काफी सारे में जो डिटेक्ट होते हैं वो स्क्रीनिंग में पकड़े जाते हैं। मतलब ऐसे रूटीन चेकअप के लिए आते हैं और देखा कि प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है, तो कोई सिम्टम ही नहीं होते उनमें जब ये पकड़े जाते हैं। और 2nd मोस्ट कॉमन जो चीज होती है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एक डिजीज प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, यानी कि BPH, जो कि बहुत कॉमन होता है। लगभग आप मान लो कि जैसे ही कोई भी पुरुष होता है जिसका एज बढ़ता जाता है, ये BPH कुछ मात्रा में वो देखने को मिलता है धीरे धीरे। उसके जो सिम्टम्स होते हैं और कार्सिनोमा प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स होते हैं काफी मैच होते हैं। तो क्या होते हैं वो सिम्टम्स? जनरली यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर किसी को बार बार यूरिन बनना, या वो अपना यूरिन रोक नहीं पाता, या इतना अर्जेंट होता है कि वो वॉशरूम तक जाने तक ही वो उसके यूरिन थोड़े बहुत लीक हो जाता है। और एक कॉमन सिम्टम जो देखने को आते हैं, रात को बार बार उनको उठना पड़ता है यूरिन के लिए, जिसको हम नॉक्टूरिया भी बोलते हैं। कभी कभी रेयरली क्या होता है, ब्लड भी आने लगता है। ब्लीडिंग जो होती है थोड़ी सी एडवांस स्टेजेस में पाए जाते हैं। ये तो हो जाते हैं आपके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं। दूसरा जो सिम्टम कॉमनली होता है, कभी कभी पेशाब में जलन की दिक्कत आ सकती है। और जब एडवांस होता है प्रोस्टेट कैंसर का, तो ये कुछ भी सिम्टम के अलावा कभी कभी मरीज सिर्फ बैक पेन या फिर सुनपन, झुंझुनाहट लेके भी आते हैं, जो कि बीमारी कभी कभी प्रोस्टेट से बाहर जाके हड्डी तक पहुंच जाता है, रीढ़ की हड्डी में पहुंच जाता है। और बहुत रेयरली लेट स्टेज में होता है कि वेट लॉस, वो सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो ये सिम्टम्स हमारे हो जाते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्क्रीनिंग प्रोस्टेट कैंसर के लिए। तो क्या होता है बेसिकली? स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि कोई भी सिम्टम या आपको कोई परेशानी होने से पहले चेकअप कराए, ताकि हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ पाए। तो जो हमारा स्टैंडर्ड गाइडलाइन या प्रोटोकॉल वाइज हम बताते हैं कि 45 साल के बाद, अगर कोई भी पुरुष 45 साल का होता है, उसकी स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए, जो कि 70 साल तक हम कंसिडर करते हैं। 70 साल के बाद जनरली वो डिसीजन एक कंबाइंड होता है अपने मरीज का डॉक्टर डिस्कस करके कि स्क्रीनिंग करना है कि नहीं। और यूजुअली अगर 80 साल से ज़्यादा होता है तो हम स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो स्क्रीनिंग के क्या होता है? स्क्रीनिंग में बेसिकली स्क्रीनिंग में जो 2 सबसे कॉमन टेस्ट होते हैं, एक होता है DRE, जिसको बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो कि कुछ नहीं, बस एक आपका जो मल द्वार होता है या पर रेक्टली हम एक फिंगर डाल के प्रोस्टेट
फील करने की कोशिश करते हैं कि कहीं बढ़ा हुआ है। ये एक ओपीडी प्रोसीजर होता है जो बड़ी कॉमनली हो जाता है। दूसरा आता है एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि पीएसए। आजकल अगर कोई भी आप हेल्थ चेकअप या कोई भी टेस्ट कराते हो, पीएसए जनरली उसमें इंक्लूड होता है। तो पीएसए का मात्रा जो होता है, एक कुछ लिमिट होते हैं जो हम बताती है कि अगर कुछ लेवल से ज्यादा होता है तो उस पर रिस्क फैक्टर है। ये देख के हमें डिसाइड करना होता है कि आगे क्या करना होता है, क्योंकि पीएसए का वैल्यू सिर्फ अगर कोई बोलेगा बढ़ा हुआ है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत चीजों में, जैसे अगर किसी का उम्र बढ़ता है उसके साथ का पीएसए लेवल भी बढ़ सकता है। कोई दवाई होते हैं, कभी कभी सिर्फ एक्सरसाइज करो या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो, उससे भी पीएसए की मात्राएं बढ़ सकती है। तो सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर कोई दिखा देगा मेरा तो पीएसए बढ़ा हुआ है, मुझे कैंसर, तो ये गलत बात होगा, क्योंकि बहुत चीजों से बढ़ सकता है। तो अगर पीएसए टेस्ट बढ़ा होता है तो नेक्स्ट क्या होता है, आइडियली क्या होता है, हम कुछ टाइम देते हैं। जनरली जैसे बताया, कोई दवाई ले रहे हो, कोई एक्सरसाइज किया हो, कभी कभी सिर्फ चेकअप भी किया होगा, उससे भी पीएसए बढ़ जाता है। तो हम 2-3 महीने का ब्रेक देते हैं, टाइम देते हैं, उसके बाद दोबारा रिपीट करते हैं देखने के लिए कि क्या ट्रेंड है, वो सेम है, बढ़ा है या कम है। तो ये जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है पीएसए लेवल का। बट ये सब चीज़ों से क्या है, ये तो हमारा हो गया स्क्रीनिंग के लिए। बेसिकली स्क्रीनिंग करने का पर्पस होता है ये देखने के लिए कि कोई कैंसर वाली चीज़ तो नहीं है। अगर कोई डाउट इतना है तो हमें ये गाइड करती है नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि बायोप्सी, कि बायोप्सी करना है कि नहीं करना है, उसके लिए जो मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा इस चीज़ के लिए। तो स्क्रीनिंग का और एक कुछ पार्ट होता है, कभी कभी हम एमआरआई भी बोलते हैं, और एक होता है टेस्ट जिसको बोलते हैं ट्रस्ट, माने कि ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, जो कि मलद्वार या रेक्टली हम एक अल्ट्रासाउंड प्रोब डाल के प्रोस्टेट का स्टेटस जानते हैं। तो ये सारा भी पार्ट एक स्क्रीनिंग में इंक्लूड होता है, लेकिन ये डिसीजन हमें देख के पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, किस लेवल पे पीएसए, ये सब देख के हम डिसाइड करते हैं किस में क्या होना। तो मान लीजिए किसी का ऐसा आता है कि पीएसए लेवल बढ़ा हुआ है और नेक्स्ट क्या करना है, मरीज होता है हम आगे क्या करना है। तो जो बायोप्सी होती है, बायोप्सी का डिसीजन लेना पड़ता है। बायोप्सी में क्या करते हैं कि हम गाइडेड होता है, ब्लाइंडली नहीं करते। फर्स्ट थिंग, इससे पहले बायोप्सी से पहले मैं बोलूं कि बायोप्सी से कोई खतरे वाली बात नहीं है कि कैंसर फैलेगा, कोई रिस्क नहीं होता। बायोप्सी काफी सेफ प्रोसीजर है, इवन दो सेफ है, बहुत मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बायोप्सी में क्या करते हैं, एक प्रोब डाल के हम कुछ मल्टीपल कोर ऑफ बायोप्सीज लेते हैं और उसके रिपोर्ट के आधार पे हम नेक्स्ट फर्दर प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि अगर वो कैंसर आया है या नॉन कैंसरस लीजन है। तो जैसे कि बायोप्सी अभी कंप्लीट हो गई है, उसमें कैंसर आता है, तो आगे क्या है। तो देखिए, अगर बायोप्सी में कैंसर आता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा प्रोस्टेट कैंसर के जो बायोप्सी में डिटेक्ट होते हैं लो ग्रेड कैंसर होते हैं, मतलब कि अर्ली स्टेज होते हैं। तो अर्ली स्टेज में हम उसमें क्या होता है कि जब डायग्नोसिस होता है तो नेक्स्ट हम करते हैं कि कहीं बीमारी फैला तो नहीं है। उसके लिए हमें कुछ स्कैन करना पड़ता है, जिसमें सीटी स्कैन या एमआरआई या होल बॉडी पेट स्कैन एक स्पेसिफिक प्रोस्टेट के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं पीएसएमए स्कैन, जिसमें हमें पता चलता है कि कैंसर कहीं और फैला तो नहीं है। ये सब चीज़ों जब रिपोर्ट हो जाती है, पैरामीटर्स बन जाते हैं, तो हम एक ग्रुप बनाते हैं। तो ये ग्रुप क्या होता है, ये रिस्क स्ट्रैटिफाई करता है कि आप कौन से ग्रुप में आते हो। जनरली अगर बोला जाए तो 6 ग्रुप्स बनते हैं। 6 ग्रुप्स में क्या होता है, सबसे पहला होता है वो होता है वेरी लो रिस्क, उसके बाद आता है लो रिस्क, फिर तीसरा होता है इंटरमीडिएट ग्रुप। इंटरमीडिएट अगेन एक फेवरेबल और अनफेवरेबल आता है, फिर एक हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क। तो आप देखोगे ना, नाम से ही आप समझ जाओगे कि किस कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। तो ये ग्रुप्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो बायोप्सी के फाइंडिंग, पीएसए लेवल, एज, और ये आपको जान के एक ताज्जुब होगा कि एक ऐसा कैंसर है जिसमें जो ट्रीटमेंट होता है गाइड करता है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी कंसिडर करता है। माने कि अगर किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट वैरी करता है, अगर किसी का कम है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान चेंज होता है। तो जैसे मेरा पहला स्टेटमेंट था कि ऐसा कैंसर है हम जिसमें इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसी पैरामीटर्स, इन्हीं पैरामीटर्स को देख के ये डिसाइड करना होता है। तो ये आपका जब ये डायग्नोसिस होता है, आपके डॉक्टर्स ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद ही जो होता है ट्रीटमेंट प्लान आपका एक बनता है, जो है टेलर ट्रीटमेंट प्लान। तो सबका अलग अलग होता है कि बस बायोप्सी आ गया उसके बेसिस पे सिर्फ इलाज डिसाइड नहीं होता। तो अगर हम आते हैं इलाज के लिए, तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है वो होता है एक्टिव सर्वेलेंस, और दूसरा एक टर्म होता है ऑब्जर्वेशन। एक्टिव सर्वेलेंस ऑब्जर्वेशन में कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बस हम
जो पेशेंट होता है उसको क्लोजली फॉलो करते हैं। उसमें क्या करना है मैं उसके बाद थोड़ी देर में आऊँगा। जो बाकी इसके अलावा जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो होते हैं सर्जरी, नेक्स्ट होता है रेडियोथेरेपी, और फिर हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस में हाइफू और ये बहुत सारे ट्रीटमेंट के क्रायोथेरेपी ये सब भी अवेलेबल होते हैं। बट मैं आपसे बहुत कॉमन जो हम रूटीनली और डे टू डे बेसिस में हम पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे बताया एक्टिव सर्वेलेंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो एक्टिव सर्वेलेंस उन पेशेंट्स में होता है जिसमें कैंसर इतना लो ग्रेड है कि इमीडिएटली हमें कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती या फिर ज़रूरी नहीं है करने को। हम सर्जरी और रेडियोथेरेपी वो भी एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं। पेशेंट से डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सर्जरी इवन दो सेफ़ है, रेडियोथेरेपी भी सेफ़ है, बट इनवेरिएबली इनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर में ये सब हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है, खासकर जो स्लो ग्रोइंग होते हैं। स्लो ग्रोइंग में वो इतना धीरे ग्रो करता है, मे बी आप कैंसर के साथ ही पूरी लाइफ बिता सकते हो, उससे कोई दिक्कत या बढ़े नहीं। तो ये डिसीजन हमें लेना पड़ता है। अगर हम डेटा वाइज जाए तो जो लो रिस्क होते हैं सिर्फ 25%, मतलब हर 4 में से सिर्फ एक बंदा ऐसा होगा जिसकी बीमारी आगे बढ़ेगी, बाकी के 3 में बढ़ेगी ही नहीं। तो हम उसमें इतना एक्टिव या एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे। तो ये जो रिस्क बेनिफिट हमें डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों का जो एक्टिव सर्वेलेंस है उसकी क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट है। क्या? तो ये वो पेशेंट ही कर सकते हैं जो बड़ा मोटिवेटेड हो। मोटिवेटेड इन द सेंस वो रेगुलर फॉलोअप में आए, रेगुलर टेस्ट कराएं, चेक कराएं। ऐसा नहीं कि वो बोला मेरा तो लो ग्रेड है, मैं तो ठीक हूँ, डॉक्टर साहब ने बोला मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बस गायब हो गए। बिल्कुल नहीं, आपको रेगुलर फॉलो अप करना है, रेगुलर टेस्ट करना पड़ता है, बायोप्सीज करनी पड़ती है देखने के लिए कि कहीं बीमारी बढ़ी नहीं। अगर बीच में, जैसे अगर आप एक्टिव सर्वेलेंस में बीच में कभी भी ऐसा हुआ कि बीमारी आपकी बढ़ी, जैसे पहले तो अर्ली था बट अभी थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया कैंसर, तो उसमें हम आपको रिकमेंडेशन करेंगे नहीं, आपको इधर सर्जरी या रेडिएशन कराना है। तो ये चीज़ जो फॉलो कर पाएँ उनके लिए ये करा जाता है। अगर कोई बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे ये सब नहीं करना, आप मेरा इलाज करिए, तो हम उनको जो ऑप्शन जैसे सर्जरी हो या रेडिएशन वो ऑफ़र करते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, मान लो बहुत ओल्ड एज है, बहुत सारी बीमारी है जैसे बीपी हो गया, हार्ट की दिक्कत है, कि रिस्क वगैरह ज़्यादा है, अगर हम सर्जरी करेंगे उनमें हम सिर्फ क्लोजली मॉनिटर करके ऑब्जर्व करते हैं, कोई एक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ़र नहीं करते। इसीलिए ऐसा कैंसर है कि मरीज़ के घर वाले डॉक्टर साथ बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या बेस्ट होगा, सारे रिस्क समझ के तब डिसीजन लिया जाता है। तब मैं इतना रिस्क की बात कर रहा हूँ तो क्या रिस्क होते हैं? जैसे सर्जरी होती है, सर्जरी जो हम करते हैं जो कॉमन होता है वो होता है रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, जिसमें क्या प्रोस्टेट निकलता है, आसपास के कुछ और स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, लिम्फ नोड्स निकलते हैं जो इसका पार्ट होता है। प्रोस्टेक्टमी रेडिकल जो पहले ओपन में होता था, फिर लैप्रोस्कोपी में हुआ, आजकल रोबोटिक प्रोस्टेक्टमी काफ़ी कॉमन है। उसके अपने इनहेरेंट फ़ायदे भी हैं क्योंकि आपका रिकवरी फास्ट होता है, ब्लड लॉस कम होता है, और लेकिन पेशेंट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। सारे पेशेंट उसके लिए एलिजिबल नहीं होते कि हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कराएं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें मीट करना होता है। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है जिसको बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। सर्जरी के बाद जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ये ब्लैडर जो होता है पेशाब की थैली के नीचे रहता है, तो स्पिंक्टर्स होते हैं। कभी कभी कुछ नस होती है, जो नर्व्स होते हैं डैमेज हो, या कुछ वो स्पिंक्टर्स डैमेज हो, उसकी वजह से जो यूरिन आपका होल्डिंग कैपेसिटी होता है थोड़ा सा फंक्शन कुछ देरों के लिए टेम्परेरीली कम हो जाए, तो आपका यूरिन लीक होता है आपके जाने बिना, जिसको हम इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ये काफ़ी कॉमन होता है, इनिशियली कुछ हफ्ते या महीनों के लिए होता है, बट ग्रेजुअली ओवर द टाइम ये चीज़ इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन होता है कि सेक्सुअल फंक्शन, जिसमें बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि जो प्रोस्टेट होते हैं बहुत सारे जो नर्व्स होते हैं वो उसके पास ही जाते हैं, सर्जरी से डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये सिम्टम आ सकते हैं इरेक्टाइल। ये 2 सिम्टम्स जो होते हैं मोस्ट कॉमन होते हैं जो प्रोस्टेट सर्जरी के बाद। नेक्स्ट होता है जो रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी भी इक्वली एफिकेसी है, अगर अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर है वो भी एक ऑप्शन होता है। रेडिएशन का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? इनकॉन्टिनेंस से ज़्यादा उसमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं।
जो प्रोस्टेट होते हैं आसपास आपको मालूम होगा पेशाब की थैली होती है या फिर हमारा संडास का रास्ता जो रेक्टम होता है पास होता है, तो उन दोनों पे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, यूरिनरी हुआ या फिर रेक्टम। तो रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट ये एक नया ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या करा जाएगा? बहुत पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें किसी ने रेडिएशन बोल दिया, किसी ने हमें सर्जरी बोल दिया, तो क्या किया जाए अर्ली स्टेज में? तो देखिए, दोनों ऐसा कोई स्टडी जो हमारे में कोई दोनों एक दूसरे से नहीं बोल सकता कि ये बेहतर है, दोनों इक्वल रिजल्ट देते हैं, दोनों के साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना होता है। अगर सर्जरी बहुत अर्ली है, सर्जरी बिना कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि रिस्क नहीं है, बट यूजुअली जो हम रेकमेंड करते हैं कि अगर सर्जरी से पूरा निकल सकता है और बाद में हमें लगता है कि कोई रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि सर्जरी करा लेना बेटर है। बट अगर ऐसा ट्यूमर प्रोफाइल ऐसा है कि हमें लगता है कि मे बी सर्जरी के बाद रेडिएशन कराना पड़ेगा, तो उस केस में हम रेकमेंड करते हैं कि आप रेडिएशन करा लो, क्योंकि सर्जरी करके फिर रेडिएशन करोगे तो थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल थोड़ा सा इम्प्रूव करता। ये कोई ऐसा नहीं है कि डिक्टम चीज़, कभी कभी सर्जरी के बाद रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं या पेशेंट्स को, मरीज को हम डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। बट यह मान के चलो दोनों चीज़ों का रिजल्ट इक्वल होता है। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं बीमारी प्रोस्टेट से बाहर आई है या हम इमेजिंग स्कैन करते पता चलता है, तो उस केसेस में रेडिएशन लेना बेटर होता है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट प्रोफाइल में हम आते हैं कि मान लो जो प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा सा एडवांस स्टेज हो गया, कि ये थोड़ा अर्ली स्टेज से तो बढ़ गया है, तो सर्जरी से नहीं हो पाएगा, तो उस केसेस में हम रेडिएशन एडवाइस करते हैं। बट उससे पहले जो रहता है हार्मोनल थेरेपी होती है। तो क्या होता है बेसिकली, प्रोस्टेट जो होता है एक टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट ट्यूमर होता है, तो हम उसके लेवल को कम करने की कोशिश करते हैं, तो वो हार्मोन के माध्यम से हम उसको कम करते हैं। कभी कभी सर्जिकली जो होता है दोनों टेस्टिस, जिसको हम ऑर्किडेक्टमी करते हैं, जनरली ओल्ड पेशेंट्स हुए हैं जिसको हार्मोन थेरेपी ले नहीं सकते, क्योंकि हार्मोन के भी अपने इनहेरेंट साइड इफेक्ट होते हैं। बट उसमें हम जो होता है ऑर्किडेक्टमी, दोनों के टेस्टिस निकाल देते हैं, जो सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है वो निकल जाता है। उसके कुछ हफ्तों बाद हम PSA लेवल चेक करते हैं, वो जो बढ़ा हुआ होता है वो नॉर्मलाइज कम होता है, फिर हम रेडिएशन थेरेपी के लिए उनको एडवाइस करते हैं। तो एक हार्मोनल थेरेपी एक भी ट्रीटमेंट का कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट आता है कि अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो जनरली कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पेशेंट्स पूरे हड्डियों में बीमारी फैली हुई होती है, पेशेंट फिट होता है बस बैक पेन लेके आता है, उन केसेस में हम हार्मोनल थेरेपी तो स्टार्ट करते ही हैं, बट उसमें ठीक मतलब क्योंकि बीमारी एकदम बाहर आई है तो क्यूरेबल इंटेंट नहीं होता। हम कोशिश करते हैं उस केस में कि जो जो सिम्टम्स हैं या दिक्कत है उसको कंट्रोल किया जाए। तो जैसे हड्डी का पेन है तो उसमें हम रेडिएशन, हड्डी में रेडिएशन देते हैं ताकि पेन है वो कम हो पाए। कभी कभी जैसे पहले बताया था कि प्रोस्टेट इतना बड़ा है कि यूरिन ब्लॉक हो रहा है या पेशाब ठीक से नहीं हो पाता है, तो हम एक टेम्प्ररी उसका TURP करके टेम्प्ररी रास्ता बना लें सो दैट यूरिन का रास्ता खुल जाए। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम करते हैं जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। और साथ ही में कभी कभी अगर पेशेंट फिट होते हैं तो कीमोथेरेपी भी एडवाइजेबल होती है और इम्यूनोथेरेपी का भी रोल रहता है इस चीज़ के। लेकिन मोटा मोटी माना जाए तो जो ट्रीटमेंट का रहता है, अगर बेस्ट ऑप्शन हम अगर अर्ली स्टेज में हो पाए तो वो सर्जरी या रेडिएशन होता है, और जिसकी वजह से हमने स्क्रीनिंग का रोल बहुत बढ़ जाता है कि स्क्रीनिंग हम ये चीज़ करते हैं तो हम अर्ली स्टेज में इसको पकड़ पाएंगे और हम पेशेंट को क्योर भी कर सकते हैं। प्रोस्टेट ऐसा कैंसर है कि जिसको हम क्यूरेटिव इंटेंट से भी हम अप्रोच करते हैं। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था प्रोस्टेट कैंसर का। तो अगर हमारा ये टेक होम मैसेज तो क्या रहा इसमें, तो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, यंग पॉपुलेशन में बढ़ रहा है। इसका स्क्रीनिंग का काफ़ी अच्छा रोल है, देखा गया है। उसमें अगर स्क्रीनिंग करके हम अगर अर्ली जल्द पकड़ पाएँ तो इसको हम क्योर कर सकते हैं। और अगर प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है इसमें हमें इलाज कराना ही है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स है डिस्कस करके डिसाइड करना होता है। उसमें हम ऑब्ज़र्व या एक्टिव सर्वेलेंस कर सकते हैं, और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं सर्जरी या रेडिएशन दोनों इक्वली इफ़ेक्टिव है। क्या होना चाहिए वो भी डिस्कशन करके डिसाइड किया जा सकता है।
एंड फाइनली अगर बोला जाए, इस कैंसर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये फैलता भी है, काफ़ी स्लो ग्रोइंग होता है, इसके साथ अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहती है। आशा है इस वीडियो से आपको जो भी डाउट्स और क्वेरीज़ होंगे क्लियर होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कोई अगर डाउट्स हो या मन में सवाल हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम इसको आंसर देके आपके सारे क्वेरीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।